मेरा नाम आदि है। किस्मत के कुछ खेल इस तरह के होते हैं कि आपने जो दूसरों के साथ गलत किया है, कुछ समय के बाद पलटकर आपके साथ भी वैसा ही होता है। मेरी उम्र अब 27 साल हो चुकी है, लेकिन मैंने बचपन से अपने ही घर में कुछ ऐसे बदलाव देखे थे जिनके बारे में जब सच्चाई मेरे सामने खुलकर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां मैं अपने सगों के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक सुहानी सुबह से मेरे दिन की शुरुआत हुई। आज डैड ने कहा था कि तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। मैं अभी तो यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। कई साल अपने पेरेंट्स से दूर रहा, अपने घर से दूर रहा, अपनी कंट्री से दूर रहा, लेकिन फिर भी मेरे बिहेवियर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। अपने देश की मिट्टी और उसकी खुशबू आज भी मुझे उसी तरह से महसूस होती है जिस तरह यहाँ से जाने से पहले मैं उसे महसूस करके गया था। मेरे डैड चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो मुझे खुद से दूर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन बाहर पढ़ने के लिए भेजना उनकी मजबूरी थी। वैसे भी अमीर लोगों के बच्चे तो ज़्यादातर बाहर से ही पढ़ाई करके आते हैं। मेरे पापा भी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका नाम अनंत सिंघानिया था। हमारा बहुत बड़ा घर था जिसमें सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे। न मेरा कोई भाई बहन था और न ही मेरे पापा का। मेरे पापा कहते थे कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने माता पिता का इकलौता और लाडला बेटा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने स्कूल में काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को देखा था जिनके दादा दादी उन्हें स्कूल से लेने के लिए आते थे। मेरे क्लासमेट्स भी मुझे अपने दादा दादी के बारे में बताया करते थे। मुझे एहसास होता था कि काश मेरे दादा दादी या मेरे चाचा चाची या मेरे ताऊ ताई जी और बुआ क्यों नहीं हैं। जब मैंने इस बारे में अपने पापा से सवाल किया तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मैं तुम्हारी तरह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, और इस हिसाब से तो मेरे पापा का कोई भाई बहन भी नहीं था। लेकिन उनके माता पिता वो कौन थे और कहाँ गए? तो इस पर पहले तो वो खामोश हो जाया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हारे दादा दादी इस दुनिया से जा चुके हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचता था जो मैं अपने पेरेंट्स से करता। हाँ, लेकिन मम्मी मुझे हमेशा अपने मायके वालों के बारे में बताया करती थी, और उन्होंने मुझे अपने बचपन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया हुआ था। मेरी नानी के घर पर मेरी माँ और उनका परिवार रहता था। मेरी मम्मी की एक छोटी बहन थी, मेरी मासी, जिनकी शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई थी और उनका परिवार वहीं पर था। मेरे दोनों मामा भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहते थे। उनकी मेरी ही उम्र के बच्चे थे। नाना नानी में से सिर्फ नानी जिंदा थी। नाना जी परलोक सुधार चुके थे। मेरी मम्मी नानी के घर बहुत कम जाया करती थी। ज़्यादातर नानी के घर वाले ही हमारे घर आ जाते थे। ये तो थी बचपन की बात, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आया तो कुछ अजीब सी बातें थीं जो मैंने नोटिस की थी। शायद बचपन में मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब जब बड़ा हो गया तो समझदार हो गया था, होशियार हो गया था, अच्छे बुरे में फ़र्क समझ चुका था। आखिरकार मैं इतने सालों के बाद अपने घर वापस आया था। घर के नौकर भी बहुत खुश थे। हमारे घर में एक बहुत पुरानी नौकरानी थी जिनका नाम रेणुका था, लेकिन घर में सब लोग उनको रेणुका अम्मा कहकर बुलाते थे। मैं भी उनको अम्मा ही कहा करता था। जब मैं छोटा था वो तब से हमारे घर में नौकरी करती थी, या फिर शायद उससे भी पहले से, और बहुत सारे ऐसे नौकर थे जो नौकरी पर आए थे और नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मेरे पीछे भी हमारे घर में बहुत सारे नौकर नौकरानियों का बदलाव हुआ था, मगर रेणुका अम्मा को मैंने हमेशा अपने घर में देखा था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मॉम ज़्यादातर अपनी मौज मस्ती में लगी रहती थी, तो रेणुका अम्मा ही मेरा ख्याल रखा करती थी। एक तरह से मॉम ने उन्हें मेरी केयर टेकर बना दिया था। मेरे जन्म के बाद मेरी मॉम दोबारा से माँ नहीं बन सकी। उनका कहना था कि तुम ही हमारे लिए काफ़ी हो, ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, और तुम हमारे लिए सब कुछ हो, इसलिए हमें दूसरे बच्चे की कभी कमी महसूस नहीं होती। मैं जवान हो गया तो मेरे मॉम डैड को मुझ पर गर्व महसूस होने लगा, और अब तो मैं अपने घर भी आ गया था। मेरे वापस आने के 2 दिन के बाद घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसमें हमारे कुछ रिश्तेदार और डैड के कुछ बिजनेस पार्टनर्स भी आए हुए थे।
जब से मैं यहाँ आया था, मॉम की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि वो ये कि अब वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन डैड का कहना था कि अभी पहले हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो पहले अच्छी तरह से मेरा बिजनेस संभाल ले, उसके बाद ही मैं उसकी शादी करवाऊंगा। मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं थी और ना ही मैं किसी लड़की को पसंद करता था। हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था। कई सालों के बाद जब मैं यहाँ अपने इंडिया के दोस्तों से मिला तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था और ज़्यादातर टाइम मेरा उनके साथ ही गुजरता था। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं घर में मौजूद था, हालांकि मैं घर में ज़्यादा नहीं टिकता था, बोर हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बताया था, इसलिए मजबूरन मुझे घर में रुकना पड़ रहा था। एक दिन अम्मा जी मेरे कमरे में दूध लेकर आईं और वो मुझे अपने हाथों से नाश्ता देने लगी। कहने लगी कि बेटा जी, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आज आप भी वही मेरे बचपन वाले आदी हो जिसका मैं ख्याल रखा करती थी। मैंने कहा, अम्मा जी, मैं हमेशा आपके लिए आपका बचपन वाला ही आदी रहूँगा, आपके लिए कभी आपका बेटा बड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी शरारतें तो आज भी बचपन की जैसी ही हैं। पता है, बचपन में आप मुझे कभी कभी दादी कहकर बुला लिया करते थे। उनकी बात पर अचानक मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैंने लोगों को देखा है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं उस घर की रौनक ही अलग होती है। मैंने ध्यान दिया था कि मेरी इस बात पर अम्मा जी के चेहरे पर अचानक एक उदासी छा गई थी, लेकिन ये उदासी क्यों और किस लिए थी ये मैं नहीं समझ सका था। फिलहाल मैंने उनसे कहा कि आप मेरी दादी की तरह हों, आपने हमेशा मेरे पापा का भी एक बेटे की तरह ख्याल रखा और मेरा भी बहुत ख्याल रखा है। मेरी बात पर वो खामोश हो गई और फिर कुछ समय के बाद बोली, बेटा जी, ये बात मत कहो, आपकी दादी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। मैंने कहा, वैसे भी दादी अब जिंदा नहीं है, मैं आपको दादी कह नहीं सकता, मगर मान तो सकता हूँ ना। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे दादी मान भी नहीं सकते। इस पर वो खामोश हो गई और फिर वहाँ से उठकर चली गई। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ सका था। वो तो कमरे से चली गई थी, मगर मैं सोच विचार में पड़ गया था। अगले दिन मैं घर में बोर हो रहा था। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपने ही घर में टहले हुए, अपने ही घर को ठीक से देखे हुए। मैं चलते हुए किचन तक चला गया था जहाँ अम्मा जी खाना बना रही थी। हमारे घर का खाना शुरू से ही वही बनाया करती थी, क्योंकि घर में सबको उनके हाथ का ही खाना अच्छा लगता था। उनको हमारे घर के बाहर ही एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर दे दिया गया था, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। लेकिन अब उनकी बेटी की शादी हो गई थी। मैंने कहा, अम्मा जी, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, बहुत सर में दर्द हो रहा है। इतना कहकर मैं डैड के कमरे में आ गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे और ना ही मॉम थी। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए थे। अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी एक फ़ाइल पर चली गई। मैंने वो फ़ाइल उठाई और चेक करने लगा कि आखिर ये फ़ाइल किस चीज़ की है। ये मेरे डैड की ऑफ़िस की फ़ाइल थी, जिस पर मेरे पापा के नाम के साथ मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं अपने दादा और दादी के नाम के अलावा उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने सोचा कि कहीं ये फ़ाइल मॉम डैड की गैर मौजूदगी में इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैं उसको अलमारी में रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा। ये मेरे डैड की अलमारी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तो डैड की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहनता और डैड की एक्टिंग किया करता था। पुरानी बातें दिमाग में आते ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने अलमारी खोलकर फ़ाइल उसके अंदर रख दी थी। अचानक मेरी नज़र अलमारी में रखी हुई एक एल्बम पर गई। ये एल्बम देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। मैंने इसको निकाला और देखने लगा कि आखिर ये क्या है। जैसे ही मैंने एल्बम को ओपन किया तो एक फ़ोटो जिसमें 2 अनजान चेहरे थे, एक औरत और एक आदमी। इन दोनों को मैं नहीं जानता था। ये एल्बम किसकी थी, इसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। ये एल्बम किसकी थी और ये अनजान चेहरे कौन थे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था। इतनी ही देर में मॉम कमरे में आ गई और उन्होंने जब झटके से कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं घबरा गया। उन्होंने मेरे हाथ में जब एल्बम देखी तो कहने लगी कि आदि, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, लाओ ये एल्बम मुझे दो। मैंने कहा, मॉम, ये फ़ोटो किसके हैं। मैंने जब मॉम की तरफ फ़ोटो दिखाए तो मॉम घबरा गई और कहने लगी, अरे बेटा, ये एल्बम हमारी नहीं है, ये तुम्हारे पापा के दोस्त की है, गलती से हमारे यहाँ आ गई। मम्मी पता नहीं क्यों इस बात पर इतना घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा लाओ, ये एल्बम मुझे दो। फ़ौरन उन्होंने मेरे हाथ से उस एल्बम को छीन लिया। मैं उनकी इतनी हड़बड़ाहट समझ नहीं पाया था।
फिर एक नौकर आया और कहने लगा कि सर, आपकी चाय रेडी हो गई है, यहाँ लेकर आनी है या आपके कमरे में। मॉम एकदम बोल पड़ी और कहने लगी कि नहीं, सर के कमरे में पहुँचा दो, ये वहीं पर आ रहे हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं खामोश हो गया। हाँ, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट से मेरे दिलो दिमाग में शक पैदा ज़रूर हो गया था कि न जाने इस एल्बम में ऐसा भी क्या था, और अगर ये मेरे डैड के दोस्त की एल्बम थी तो यहाँ पर क्या कर रही थी। फ़िलहाल मैं अपने कमरे में आ गया था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। मैंने डैड का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था और मैंने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया था। फाइनली जैसा मेरे डैड चाहते थे वैसा हो गया था। वो मेरी इतनी लगन और मेहनत से बहुत खुश हुए थे। वो दिन भी बड़ा अजीब था। मॉम डैड घर पर नहीं थे और मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मैंने अम्मा जी को तलाश किया मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं शुरू से ही ज़्यादातर अपने सारे काम अम्मा जी को ही बताया करता था। मैं उनको तलाश करते हुए घर में इधर उधर टहलने लगा। तभी मुझे एक नौकरानी दिखाई दी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि सर बताइए आपको क्या काम है। मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मुझे अम्मा जी से ही काम है। दरअसल मैं चाय बहुत पीता था और मुझे चाय सिर्फ अम्मा जी के ही हाथ की अच्छी लगती थी। मैंने सोचा कि मैं उनसे खुद कह देता हूँ कि मुझे चाय चाहिए। नौकरानी ने मुझे बताया कि उसने उनको स्टोर रूम की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने सोचा मैं अम्मा जी से वहीं चाय का कहने के लिए चला जाता हूँ। मैं जब स्टोर रूम की तरफ गया तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा वो ज़रूर अंदर होंगी, इसलिए मैं स्टोर रूम के अंदर दाखिल हो गया। स्टोर रूम में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। एक अजीब सी धूल ने मेरा स्वागत किया था। वैसे भी मुझे धूल से एलर्जी थी। मैं खांसने लगा मगर फिर सोचा कि अम्मा जी से बात करके ही चला जाता हूँ। मैंने उनको आवाज़ दी, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैंने स्टोर रूम में इधर उधर देखा, तब भी वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र कुछ ऐसे सामान पर गई जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। मैं जब बहुत छोटा था तब स्टोर रूम में आया करता था, कभी कभी खेलते खेलते, लेकिन आज बहुत सालों के बाद अपने ही घर के स्टोर रूम में दाखिल हुआ था। पता नहीं क्यों मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वैसे तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा शरीर एक अजीब सी हरकत कर रहा था। जैसे ही चलते चलते आगे की तरफ बढ़ा और इस ढके हुए सामान से कपड़ा हटाया तो देखा कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी शीशे के फ्रेम में तस्वीरें लगी हुई थी। एक आदमी जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाया हुआ था, दूसरी तरफ एक औरत और एक आदमी, और कुछ फ़ोटोज़ ऐसे थे जिसमें उन दोनों के साथ एक बच्चा भी था। और फिर जैसे जैसे मैं तस्वीरों की तरफ बढ़ता गया तो फिर मुझे नज़र आया कि एक फ़ोटो में मेरे डैड इन लोगों के साथ है। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब क्या है और ये इतनी सारी तस्वीरें यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं? ये तो कुछ इस तरह की तस्वीरें थी जैसे हमारे घर की दीवारों पर लगाई गई हों। अजीब बात तो ये थी कि ये चेहरे वही चेहरे थे जो मैंने उस एल्बम में देखे थे। मैं गहरी सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर ये तस्वीरें मैंने उस फ़ोटो एल्बम में देखी थी और वो एल्बम मेरे डैड के किसी दोस्त की थी, तो फिर ये सब क्या है? अभी मैं इनको गौर गौर से देख ही रहा था जब अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं डरा नहीं और ना ही मैंने उन तस्वीरों को छुपाया। पता चला कि स्टोर रूम के अंदर अम्मा जी दाखिल हुई हैं। वो तेज़ी से भागती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? चलो यहाँ से जाओ, ये जगह आपके रुकने की नहीं है। ये स्टोर रूम बंद रहता है और यहाँ काफ़ी गंदगी है। उनकी नज़र जब मेरे हाथों में पड़ी तस्वीर पर गई तो वो एकदम घबरा गई और कहने लगी कि चलो बेटा, जल्दी से यहाँ से चलो और ये यहाँ पर रख दो। उन्होंने तस्वीर मेरे हाथ से छीनकर उसी जगह पर रख दी थी और सारे सामान को अच्छी तरह से कपड़े में कवर कर दिया था। मैं उनको खामोशी से खड़ा देख रहा था। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरे दिल में शक पैदा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो रही है हमारे घर में। मैंने सही मौका देखकर अम्मा जी से इन फ़ोटोज़ के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं देखने लगा था कि अम्मा जी मुझसे खिंची खिंची सी रहती थी। फिर एक दिन अचानक डैड की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे दिमाग से ये बात पूरी तरह से निकल गई थी। डैड को हार्ट अटैक आया था। ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट चलने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई थी और अब ऑफिस का सारा काम भी मुझ पर ही आ गया था, इसलिए मैं ज़्यादातर बिजी रहने लगा था। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया। वो 9 जुलाई की बात है जब मैं अपनी बड़ी कार में बैठकर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए कुछ क्लाइंट से मिलने ऑफिस से निकलकर जा रहा था।
रास्ते में एक हाईवे पड़ता था, वहाँ से एक छोटा रास्ता बस्ती की तरफ जा रहा था। तभी सड़क पर सिग्नल रेड हो गया और सारी गाड़ियाँ सड़क पर रुक गई थी। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठा हुआ था। मैंने गाड़ी के बाहर शीशा खोल कर देखा तो अचानक मेरी नज़र एक ऐसे चेहरे पर पड़ी जिसे शायद मैंने पहले कहीं देखा था। एक आदमी जो यहाँ सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसके कपड़े बहुत गंदे थे, बड़ी सी दाढ़ी थी। ऐसा लगता था जैसे न जाने कितने समय से नहाया नहीं है। चेहरे पर गंदगी, हाथों में दबे हुए पैसे जो शायद लोग उसे देकर जा रहे थे। वो आने जाने वाले लोगों को तरस भरी नज़रों से देख रहा था और सभी के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांग रहा था। ये बूढ़ा आदमी, इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। मैं उसको बड़ी गौर गौर से देख रहा था। इतने में ही ग्रीन सिग्नल हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई थी। मैं क्लाइंट से मीटिंग तो कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस बूढ़े आदमी की तरफ जा रहा था कि उसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, मगर कहाँ और कौन है उनकी जैसी शक्ल का। 1 घंटे तक मीटिंग होने के बाद क्लाइंट्स तो चले गए थे, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश बैठा रह गया था और अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और मुझे याद आया कि इस आदमी का चेहरा मैंने अपने घर में रखे हुए फ़ोटोज़ पर भी देखा था और उस एल्बम में भी, जिसको मेरी मॉम ने डैड के दोस्त की एल्बम बताया था। हाँ, मैंने बिल्कुल सही सोचा, उस बूढ़े आदमी की शक्ल बिल्कुल उन तस्वीरों से मिलती है। मैंने उसी समय ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा और कहा कि जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से मुझे वापस लेकर जाना। फिर जब वही रास्ता आया तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और मैं गाड़ी से उतरकर उस बूढ़े आदमी को तलाश करने लगा। लेकिन वो आदमी जिसको मैंने 1 डेढ़ घंटे पहले यहीं इसी जगह पर बैठे हुए देखा था, अब वो यहाँ से गायब था। वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक मैं उसे सड़क पर इधर से उधर तलाश करता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं अपने घर वापस आ गया और बार बार मेरा ध्यान उसी आदमी पर जा रहा था। रात का समय हो चुका था, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं खामोशी से स्टोर रूम की तरफ चला गया, जहाँ पर मैंने पहले भी कुछ फ़ोटोज़ देखे थे। वो बड़े बड़े फ़ोटो जिन्हें बड़े बड़े फ्रेम में लगाया हुआ था। मैंने स्टोर रूम में रखे एक तरफ के सामान की तरफ ध्यान दिया और उस पर से कपड़ा हटाया तो वही फ़ोटोज़ अपनी जगह पर रखे हुए थे। मैंने जब इनको दोबारा से ध्यान से देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जिस इंसान को मैंने सड़क के किनारे भीख मांगते हुए देखा था, ये वही फ़ोटो वाला इंसान है। अब न जाने क्यों मुझे इनसे मिलने की तमन्ना जागने लगी थी। आखिर ये इंसान कौन है? इनकी तस्वीर हमारे घर में क्या कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? अगले दिन मेरा सामना अम्मा जी से हुआ तो मैंने उनसे इस बारे में बात छेड़ी और कहा कि अम्मा जी, स्टोर रूम में जो बड़े बड़े फ़ोटो फ्रेम रखे हुए हैं वो किसके हैं? उसमें किसकी तस्वीर लगी हुई है? मैंने ज़्यादातर देखा है कि उसमें एक आदमी, एक औरत और यहाँ तक कि उनके साथ मेरे डैड भी हैं। अम्मा जी कहने लगी कि अच्छा, आप स्टोर रूम के फ़ोटो वाली बात कर रहे हो बेटा, वो तो आपके कुछ पुराने रिश्तेदारों की फ़ोटोज़ हैं जिसमें बड़े मालिक उनके साथ हैं। मैंने कहा, डैड के कौन से रिश्तेदार? मैं इन रिश्तेदारों को क्यों नहीं जानता। उन्होंने कहा कि बेटा, वो तो आपके कुछ बहुत पुराने और दूर के रिश्तेदार हैं जिन्हें आप नहीं जानते। इससे आगे मैं उनसे कोई और सवाल करता। उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे बाहर बहुत काम है, आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अम्मा जी के कहे हुए शब्दों में झूठ साफ नज़र आ रहा था। इधर मेरे मॉम डैड का बिहेवियर भी मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था। उनको लगता था कि मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। 2-3 दिन गुजरे थे जब मेरी आंखों के सामने फिर से वही सड़क के किनारे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी आ गया। अब की बार मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैं फ़ौरन ही उनसे मिलने के लिए गाड़ी से उतरा। हमारे घर में जो बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं उनकी फ़ोटो मैंने अपने मोबाइल में ले ली थी। जब मैं इस बूढ़े आदमी के करीब पहुंचा तो उनको लगा कि मैं उनको भीख देने के लिए उतरा हूँ। उन्होंने मेरे आगे हाथ फैलाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी देर आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगे कि साहब, मुझ जैसे गरीब आदमी से आप क्या बात करना चाहते हो? मैंने कहा, अरे आप तो ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाला और उनको दिखाया और कहा कि ये आप ही है ना? आपकी शक्ल इनसे हूबहू मिलती है। मेरे मोबाइल में मौजूद तस्वीर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैं हूँ, लेकिन ये फ़ोटो आपके पास कैसे आई बेटा? फिर मैंने उनको बाकी की तस्वीरें दिखाईं, जिसमें मेरे डैड भी उनके साथ खड़े हुए थे। इस फ़ोटो को देखते ही उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हम लोग सड़क के बीच में खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे आगे फिर से हाथ जोड़ लिया और कहने लगे कि मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर सकता बेटा। आप कौन हो? बस मुझे इतना बता दो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और ये फ़ोटो आपके पास कैसे आया? मैंने कहा, इस फ़ोटो में मैंने अपने डैड की तरफ उंगली करके बताया कि ये मेरे डैड हैं और आपकी फ़ोटो मेरे घर में थी। जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मेरे दिल में इंटरेस्ट जागने लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर आप कौन हैं। ये सुनकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि आओ बेटा, वहाँ बेंच पर बैठकर बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, आप जैसा बड़ा आदमी हम जैसे गरीब आदमी के साथ कैसे बैठेगा? आप बैठ जाना, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको सहारा देते हुए बेंच तक ले गया। वो बैठ गए तो मैं भी उनके बराबर में बैठ गया। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में मौजूद इंसान मेरा बेटा है और मैं इसका पिता हूँ, और अगर तुम इस इंसान के बेटे हो तो फिर तुम मेरे पोते हो। उनकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे डैड ने बताया था कि मेरे दादा दादी तो मेरे जन्म से पहले ही मर गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरे पोते हो और मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे खुद से दूर कर दिया, मुझे और तुम्हारी दादी को अपने घर से निकाल दिया। हम लोग सड़कों पर फिरने लगे। एक दिन तुम्हारी दादी भूख से बिलख बिलख कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं उनके बिना अकेला दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बस मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे मौत कब आएगी। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा कि आप सच कह रहे हो? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिस पर मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता था। उन्होंने हमारे पूरे घर के बारे में बता दिया कि हमारा घर किस तरह से बना हुआ है, मेरे डैड का क्या नाम है, मेरी मॉम का क्या नाम है, मेरे डैड क्या बिजनेस करते हैं, और भी बहुत कुछ। उनकी कही हुई सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि वो ही मेरे दादाजी हैं। मैं तो फ़ौरन ही दादाजी के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी भी बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने कहा, दादाजी, अगर ऐसा ही है तो फिर आप मेरे साथ अभी और इसी समय हमारे घर चलिए। दादाजी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो तुम्हारी माँ फिर से मुझे घर से बाहर निकाल देगी। दादाजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे माता पिता ने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारे दादा दादी मर गए हैं। दरअसल तुम्हारी ही तरह मैंने और तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पिता का बहुत ख्याल रखा था। फिर जब हमारा बेटा जवान हुआ, हमने उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी घर में आई तो उसने हमारे बेटे को हमारे ही खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और हमारा बेटा, जो कि अपने माता पिता की इज्जत करना भूल गया, एक दिन उसने बड़ी चालाकी के साथ अपनी सारी जायदाद हमसे अपने नाम करवा ली। और फिर जब उसकी शादी को 1 साल हो गया तो उसने अपनी शादी की एनिवर्सरी वाले दिन अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हमने उसके आगे हाथ जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए कि बेटा, हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारी एक न सुनी। मैं और तुम्हारी दादी सड़कों पर घूमने लगे। हम उस घर में रहते भी तो किस हक से? तुम्हारे पिता ने मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। बेटा, वैसे भी तुम्हारा पिता मेरा इकलौता बेटा था। मैं अपनी सारी जायदाद खुशी खुशी उसके नाम कर देता, लेकिन उसने तो अपने ही पिता की पीठ में खंजर घोंप दिया, मुझे कमज़ोर कर दिया और अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। हमारे किसी रिश्तेदार ने भी हमारा साथ नहीं दिया। सब लोग कहने लगे कि आपको बचपन से ही अपने बेटे की बदतमीज़ियों पर ध्यान देना चाहिए था। आपने बचपन से ही अपने बेटे को लाड प्यार से बिगाड़ दिया, और जब आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो अब आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ गई। बेटा, तब मुझे एहसास हुआ था कि अपनी औलाद को हमेशा अच्छे संस्कार देने चाहिए। बच्चों की बदतमीज़ियों को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझाना चाहिए। मगर हमने अपने बेटे को कभी नहीं समझाया, कभी उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। उसने जो किया उसे करने दिया, लेकिन अब बुढ़ापे में ये सब कुछ हमारे लिए बहुत भारी पड़ा था। मैं और तुम्हारी दादी भूखे प्यासे फिरते रहे। कई साल तुम्हारी दादी ने मेरा साथ दिया,
लेकिन फिर वो इस भूख से हार गईं और उनकी मौत हो गई, और तब से ही मैं अकेला हूँ, सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। तुम्हारे पिता से कभी मैंने दोबारा सामना नहीं किया बेटा। मैं जानता हूँ कि मेरी कंपनी कहाँ पर है, मेरा घर कहाँ पर है, लेकिन अपने हालात से मजबूर और अपने ख़राब नसीब को लेकर मैं दोबारा कभी तुम्हारे पिता के पास वापस नहीं गया। इतना कहकर दादाजी फूट फूट कर रोने लगे थे। दादाजी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे डैड मेरे दादा दादी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। अपने माता पिता को मेरे डैड ने बूढ़ा होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि अब आपकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पत्नी के कहने में आकर उन्होंने अपने माता पिता की कोई वैल्यू नहीं समझी। मुझे अपने माता पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच बताऊं तो पहले तो मुझे दादाजी की बातें सुनकर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उनके चेहरे की परेशानी और उदासी मैंने देखी तो मुझे सच में यकीन हो चुका था। मैंने उनसे कहा भी था कि वो मेरे साथ चलें, लेकिन उन्होंने मेरे साथ चलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, अब इस बात को कई साल गुजर गए हैं, उस घर में मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए। मेरे पोते ने मुझे कभी देखा नहीं, फिर भी उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगा। अब मेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, वो भी सड़कों पर भीख मांगते मांगते ख़त्म हो जाएगी। दादाजी की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दादाजी एक गंदी सी बस्ती में छोटी सी कोठरी में रहा करते थे। किसी ने उन पर तरस खाकर उन्हें यहाँ पर सहारा दे दिया था। मैं घर आया और जब मेरा सामना अपने मॉम डैड से हुआ तो मुझे उन लोगों से नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, हालांकि मैं उनकी जान था। वो लोग अपने बेटे को उदास नहीं देख सकते थे, इसलिए मेरे चेहरे की उदासी फ़ौरन समझ गए और कहने लगे कि अगर तुम परेशान हो, कोई बात है तो हमसे शेयर करो। लेकिन मैंने उनके साथ ऐसा ही जाहिर किया कि जैसे मुझे कोई परेशानी ही नहीं है और मुझे उनकी हकीकत के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब जब मेरा सामना अम्मा जी से हुआ तो मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने मेरी बात पर अपना सर झुका लिया और कहने लगीं कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी मॉम ने बड़ी मालकिन जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उन्होंने कभी अपने सास ससुर की इज्जत नहीं की। उन्होंने हमेशा तुमसे तुम्हारे दादाजी के बारे में छुपाकर इसीलिए रखा क्योंकि वो अपने माता पिता की जायदाद को बड़ी चालाकी के साथ अपने नाम करके उन्हें इस घर में नहीं रखना चाहते थे। बेटा, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद उनके साथ ऐसा ही सलूक करती है। बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता कचरे की तरह लगने लगते हैं जिनका घर में कोई काम नहीं होता। मैंने अम्मा जी की बात का जवाब दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी, मैं तो अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कभी उनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने जो अपने माता पिता के साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर वो अपने माता पिता को इस घर में रखते, उनका ख्याल रखते, तो शायद आज दादी जी भी जिंदा होती। दादी जी की मौत का सुनकर अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने माता पिता को सबक सिखाकर रहूँगा, उन्हें ये रियलाइज़ करवा कर ही रहूँगा कि उन्होंने जो अपने माता पिता के साथ किया वो अगर उनके साथ होगा तो उनको कैसा लगेगा। 2 महीने के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था और मैं चाहता था कि मैं अपने माता पिता से अपने दादा दादी का बदला लूँ। जब से मुझे पता चला था कि वो बूढ़ा इंसान मेरे दादाजी हैं तो मैं हर रोज़ उनसे मिलने के लिए जाने लगा था और मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि आपका बेटा खुद आपको लेने के लिए आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं दादाजी का बहुत ख्याल रखने लगा था। मॉम डैड को ये बात नहीं पता चली थी कि मुझे मेरे दादाजी की सच्चाई पता चल गई है। मैंने दादाजी के लिए एक छोटा सा घर ख़रीद लिया था और वहाँ उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद कर दी थी। दादाजी मुझसे मना भी कर रहे थे कि बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मैं अब उनको और तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। मैं तो खुद इतने सालों से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार पाने के लिए तरस रहा था। अब इतने सालों के बाद जब मुझे मेरे दादाजी मिले थे तो मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। एक दिन मैंने अपने डैड से बात की और उनसे कहा कि डैड, आखिर आप लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मेरी बात पर मेरे दोनों माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, ये जो कुछ भी है क्या ये सब कुछ मेरा है? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है। मैंने कहा तो फिर ठीक है, अगले महीने मेरा बर्थडे है, मुझे आप लोगों से मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए। ये जो कुछ भी है वो सब आप कानूनी तौर पर मेरे नाम कर दीजिए। मैं इसी को अपना बर्थडे गिफ्ट समझ लूँगा। मेरी इस बात पर मेरे माता पिता हैरान हुए थे। उन्हें मेरे ये शब्द समझ नहीं आए थे
और वो थोड़े परेशान भी हो गए थे। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे गिफ्ट में आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, तो वो लोग इस पर राज़ी हो गए थे। वक्त गुजरता गया और फाइनली मेरा बर्थडे वाला दिन आ भी गया था। आज ये दिन था जब मुझे अपने ही माता पिता के खिलाफ जाकर उनसे बदला लेना था। मेरे डैड ने हर बार की तरह मेरे बर्थडे में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक मेरा बर्थडे बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। शहर के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, ज्वेलर्स और भी न जाने कितने ऐसे अमीर लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आया करते थे। उस दिन भी चारों तरफ घर में रौनक छाई हुई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेरे डैड ने सब लोगों के सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दिए, जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद, अपना सारा बिजनेस, अपनी ज़मीनें और ये बंगला सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जैसे ही मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स आए तो मैं बहुत खुश हो गया और मैंने सब लोगों के सामने अपने मॉम डैड की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखा और कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सब कानूनी तौर पर मेरा हो गया, तो अब आप लोग यहाँ से खुद जाना चाहेंगे या मैं धक्के मारकर आपको यहाँ से बाहर निकालूं? मेरी बात सुनकर उन दोनों के चेहरे फक पड़ गए थे। मॉम घबराते हुए शब्दों में कहने लगी कि बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता था कि आप लोग मुझसे झूठ बोलते रहोगे कि मेरे दादा दादी मर चुके हैं और मैं मान लूँगा? मैंने तो सच में मान लिया था कि मेरे दादा दादी मर चुके हैं, लेकिन किस्मत ने मुझे उनसे मिलवा दिया। शायद आप लोगों को ये नहीं पता कि सच कभी छुपा नहीं रहता। सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मुझे दादाजी का पता लग गया। डैड, आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग मुझसे प्यार करते हो। और आपने जवान होने के बाद, शादी होने के बाद क्या किया? उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और फिर एक दिन उन्हें इस घर से निकाल दिया। मैं मॉम डैड से ये सब कुछ कह रहा था और वहाँ सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी। मैंने कहा, अब आप लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने उन दोनों के साथ किया। मैंने कहा, डैड, आप बड़े ही बदनसीब इंसान हैं जिसे अपनी माँ के मरते हुए शक्ल देखनी भी नसीब नहीं हुई। जब ये बात डैड के कानों में पड़ी तो उन्होंने एक झटके से मेरी तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो कि उनकी माँ मर चुकी है। मैंने कहा, जी डैड, दादी जी भूख से बिलख कर मर गईं, लेकिन अभी आपके पिता जिंदा हैं। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन जिंदा है और कौन मर गया, क्योंकि आपके सीने में दिल नहीं है। आपको अपनी दौलत पर बहुत घमंड है ना, तो अब आपको ये घमंड ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी सारी दौलत मेरी हो गई है। आपका इस घर में कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ अब मेरा है और आप मेरे इस घर से जा सकते हैं। मेरे ये घमंड भरे शब्द सुनकर वो दोनों शर्मिंदा हो रहे थे। मॉम ने कहा कि बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम्हें जो भी पता चला है वो सब कुछ गलत है। मैंने कहा, नहीं मॉम, कुछ भी गलत नहीं है। मैंने दादाजी की आंखों में वो दर्द देखा है जो आज मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। क्यों आपकी आंखों में ये दर्द आ गया? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपकी आंखों में सेम वही दर्द क्यों है जो मैंने दादाजी की आंखों में देखा? मुझे शर्म आती है आप लोगों को अपना माता पिता कहते हुए। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मॉम डैड को बहुत पछतावा हो रहा था। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। वो लोग यही कहना चाहते थे कि हमारा तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने अपने माता पिता के बारे में सोचा था कि उनका भी तो उनके अलावा कोई सहारा नहीं था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी? मैंने उनको घर से जाने का कह दिया। वहाँ सारे लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। आज मेरे माता पिता की खूब बेइज्जती हो रही थी। मुझे अपने माता पिता की बेइज्जती देखकर तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन लोगों के सामने ही उनको जलील करना बहुत ज़रूरी था, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा होना किसे कहते हैं। मेरे दादाजी भी तो भिखारी बनकर लोगों के सामने शर्मिंदा होते आए हैं। उन लोगों के मुंह से अपनी शर्मिंदगी की वजह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वो लोग खामोशी से दरवाजे की तरफ जाने लगे। मैं और सारे लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। वो लोग अपनी आंखों में आंसू भरकर और धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। वो लोग दरवाज़ा पार करने ही वाले थे जब मैंने उनको आवाज़ लगाई और उनके करीब जाकर कहा, मैं आपसे किसी तरह का कोई बदला लेना नहीं चाहता। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आपको कैसा महसूस हुआ। आज आपको हुई तकलीफ़ इस घर से जाने की, कुछ इसी तरह की तकलीफ़ आपके माता पिता को भी हुई होगी जब उन्होंने इस घर को छोड़ा होगा।
मेरी बात सुनकर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुमने हमें सही सबक सिखाया। अगर तुम हमें ये सबक नहीं सिखाते तो शायद हमें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। इंसान अगर किसी का दिल दुखाता है तो आगे चलकर उसका भी दिल दुखता है। मेरे माता पिता को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें अपने दादाजी के बारे में कैसे पता चला, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। बताया कि आप लोगों ने तो लाख छुपाने की कोशिश की कि मेरे दादा दादी मर चुके हैं, लेकिन मुझे किस्मत ने उनसे मिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी जी इस दुनिया में नहीं है और दादाजी सड़कों पर भीख मांग रहे थे। मैंने उनको एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। मेरे माता पिता उनसे मिलना चाहते थे और अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते थे। मैं जब उनको दादाजी के पास लेकर गया तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की, अपना मुंह फेर लिया। लेकिन जब उन दोनों ने उनके पैरों में गिरकर अपने कर्मों की माफ़ी मांगी तो उनका दिल पसीज गया और उन्होंने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे दादाजी पिता थे और अपने बेटे और बहू को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकते थे। माता पिता का दिल बड़ा ही नरम होता है, वो अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन बच्चों का दिल इतना कठोर क्यों हो जाता है कि वो कठिन समय में अपने माता पिता को लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस समय में आपके माता पिता को आपकी सख्त ज़रूरत है, ऐसे समय में उनका साथ ना छोड़ें, बल्कि उनके ऐसे बुढ़ापे के समय की सेवा आपके आगे चलकर बहुत काम आएगी। आपकी औलाद भी आपकी बहुत सेवा करेगी। मेरे मॉम डैड दादाजी को घर लेकर आ गए थे। दादाजी ने उन्हें माफ़ कर दिया था और मैंने भी अपने मॉम डैड से अपने गलत बर्ताव की माफ़ी मांगी थी। फिर हम सब लोग खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे। हालांकि इस समय मेरी दादी जी इस दुनिया से जा चुकी थी। शायद उनकी मौत इसी तरह से लिखी हुई थी, लेकिन मेरे माता पिता आज भी अपने कर्मों की वजह से बहुत शर्मिंदा होते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं अपने भटके हुए माता पिता को सीधे रास्ते पर ले आया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।